Okay, so today we start off with dielectrics. Dielectrics. Dielectrics का मतलब है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में क्या फर्क होता है? इंसुलेटर्स में चार्ज कांटेक्ट में आने के बाद लाइक ट्रांसफर होता है, एंड कंडक्टर में उसमें पास में आने से ही हो जाता है। चार्ज ट्रांसफर होता है कंडक्टर में कि उस समय फिर पोलराइजेशन होता है? पोलराइजेशन होता है। राइट. तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की मेजर डिफरेंस की, तो इन इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज नहीं होते. दे हैव बाउंडेड चार्ज. करेक्ट. दे हैव बाउंडेड चार्ज, unlike conductors which have free charge. We also define one of the terms known as polarization. Polarization is basically, हम उसको डिफाइन करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो पोलराइजेशन बताने के लिए पहले हम एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं. एक रीजन, एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं. उस वॉल्यूम में बहुत सारे डाइपोल्स हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में. उन सबका एक नेट डाइपोल होता होगा. नेट डाइपोल. और जब हम नेट डाइपोल मोमेंट को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको उस वॉल्यूम का पोलराइजेशन मिल जाता है. पोलराइजेशन हैज सेम डायरेक्शन एज. नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द वॉल्यूम. टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर. पहले नॉन पोलर की बात कर लेते हैं. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. केमिस्ट्री से हमें बेसिक आइडिया तो होता है किसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. टीचर. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता उतना। इसका मतलब है उनके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं. करेक्ट. यस सर। तो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो अगर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर कॉन्साइड कर रहा है तो मुझे इतना बता दो कि इसमें कोई डाइपोल मोमेंट है कि नो डाइपोल मोमेंट. नो डाइपोल मोमेंट। सो नो नो डाइपोल मोमेंट. तो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उसका कोई वॉल्यूम देखा जाए और मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, तो जब उसके हर एक मॉलिक्यूल के पास कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो टोटल डाइपोल मोमेंट इन दी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जब इंडिविजुअली ही जीरो। किसी के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है तो टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो. अगर टोटल डाइपोल मोमेंट ही जीरो है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो पोलराइजेशन कितना हो जाएगा? जीरो. इसका मतलब है इन एब्सेंस ऑफ
external field, there is no polarization in non-polar materials. ठीक है, पर अगर हम इस पे एक अगर हम इस पे एक फील्ड लगा दें, एक्सटर्नल फील्ड, तो फिर पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा और नेगेटिव चार्ज पीछे फील करेगा, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कॉन्साइड कर रहा है कि उनके बीच में गैप है? गैप है। इसका मतलब अब डाइपोल मोमेंट जीरो है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इनिशियली कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अगर आपने कोई फील्ड नहीं लगाया है और आप कोई भी वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली सारे मॉलिक्यूल्स के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो उस वॉल्यूम में कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। 0/v करेंगे यानी उस वॉल्यूम का पोलराइजेशन भी जीरो होगा। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में फील होगा, नेगेटिव चार्ज पीछे भागेगा, आपका मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होकर इस तरह से बन जाएगा। अब नेगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर के बीच में एक डिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है। दिस इज हाउ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट। Polar molecules have dipole moment. For example, NaCl, ये पोलर मॉलिक्यूल है ना। Na being slightly positive, sorry, not actually NaCl, जैसे H2O, इसमें डाइपोल मोमेंट है ना। यस सर। इसमें डाइपोल मोमेंट है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, दे आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स का एक वॉल्यूम कंसिडर करूं, लेट्स लेट्स से दिस, तो इसमें बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, सबके पास डाइपोल मोमेंट है इस बार। पहले जैसा जीरो नहीं है नॉन पोलर जैसा, लेकिन सबके पास डाइपोल मोमेंट है। सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा कि रैंडम होगा? रैंडम होगा। रैंडम है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस है सारे मॉलिक्यूल। तो जब ये सब अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, तो चूंकि इतने लार्ज नंबर में सब डिसऑर्डर्ड हैं, तो यहाँ का नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो पोलराइजेशन हो जाएगा जीरो। So in absence of external field, polar dielectric also has zero polarization. अच्छा, इसको जब फील्ड अप्लाई करेंगे, तो
फिर डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे कि उनको फील्ड की वजह से टॉर्क फील होगा? फील्ड की वजह से टॉर्क फील होगा। टॉर्क फील होगा, और टॉर्क उसको अलाइन करना चाहेगा फील्ड के डायरेक्शन में। याद है, पी क्रॉस ई, अगर पी इधर है ई इधर है तो पी क्रॉस ई, टॉर्क इधर फील होगा जब तक कि डाइपोल फील्ड के अलोंग अलाइन ना हो जाए। ये सॉल्व। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू टॉर्क, dipoles align themselves along the direction of field, and hence for a given volume we get net dipole moment. We get net dipole moment. Okay. Now let's try to understand dielectric in external field. Dielectric in external field. And you have an dielectric and you apply an external field, है ना, आप उस पे external field apply करते हैं। तो अगर नॉन पोलर है तो उसमें तो इस तरह से डाइपोल्स इंड्यूस होने लगेगा। तो ये डाइपोल्स इस तरह से बनेंगे। This is how dipoles will be aligned. ओके, अब मुझे ये बताओ कि पोलर में, नॉन पोलर में ये अलाइनमेंट होगा क्योंकि फील्ड इंड्यूस होगा या डाइपोल इंड्यूस होगा? ये सब पहले तो था नहीं। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होगा? इंड्यूस होगा, करेक्ट। यस सर। और पोलर में क्या होगा? इंड्यूस होगा कि टॉर्क की वजह से रीओरिएंट होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल बनेगा फील्ड आने के बाद कि पहले से है, बस फील्ड आने से वो लोग अलाइन करेगा अपने आप? पहले से है बट अलाइन करेगा अपने आप को। या तो इसका मतलब है कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा ही दिखेगा। नॉन पोलर में उसका वजह है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, और पोलर में उसका वजह है रीअलाइनमेंट ड्यू टू टॉर्क। तो दोनों दोनों का फाइनल रिजल्ट देखने में एक जैसा है, लेकिन जो उसका मैकेनिज्म है वो सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। और दोनों को आपको याद रखना है। नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल्स के रीअलाइनमेंट की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा
सिंप्लीफाई करके देखूं तो शायद मुझे ऐसा दिखाई देगा। मुझे लेफ्ट बाउंड्री पे नेगेटिव चार्ज और राइट बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, ये सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर में एक फील्ड इंड्यूस होगा क्या, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? यस सर। तो इंड्यूस्ड फील्ड, इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड का वेक्टर सम है। तो इस केस में हम उसको लिख सकते हैं, ई नेट इज ई एक्सटर्नल प्लस ई इन की माइनस ई इन, डायरेक्शन देख के बताओ। माइनस। माइनस। इसका मतलब है कि नेट फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा कम रहेगा अगर ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि हम ई नेट को बोल सकते हैं कि वो ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई सम वैल्यू है, कोई एक वैल्यू है के, है ना। हम ई एक्सटर्नल को अगर किसी वैल्यू के से डिवाइड कर दें तो हमको ई नेट मिल जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ई नेट और ई एक्सटर्नल दो डिफरेंट वैल्यूज होने वाले हैं। ये जो के हमने डिफाइन किया है, दिस इज एक्चुअली नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और ये के एप्सिलन आर के बराबर भी होता है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, ये जो एप्सिलन आर होता है, ये इसका इस तरह से रिलेटेड होता है, जिसमें कि इसको आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलन नॉट को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलन नॉट? परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परफेक्ट। अच्छा, आप मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम बता सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक, 9 to 10 to the power वो दस। नहीं है। वो आप शायद कहीं के का वैल्यू बता रहे हैं, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कूलम्स कांस्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। क्या लगता है कितना होना चाहिए? एंड ट्राई मेकिंग यूज ऑफ दिस। 0। नहीं, थोड़ा सा और लॉजिक। अच्छा, अगर वो वैक्यूम होगा
तो उसमें तो कोई मॉलिक्यूल्स या कुछ नहीं होगा, ना पोलर होगा ना नॉन पोलर होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा क्या अगर वैक्यूम? नहीं सर, नहीं होगा। अगर वैक्यूम ही नहीं है और कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो ना यहाँ नेगेटिव डेवलप होगा ना यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, करेक्ट? यस सर। इसका मतलब ई इन कुछ होगा कि ई इन जीरो होगा? ई इन जीरो होगा। अगर ई इन जीरो है तो सोचो ध्यान से, ई नेट और ई एक्सटर्नल डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। तो ई नेट और ई एक्सटर्नल अगर सेम है तो के का वैल्यू बता दो कितना? 1। परफेक्ट। लॉजिक समझ पाए? यस सर। ठीक है। अच्छा, जब ये अगर क्लियर है तो अब मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर बता दो कितना होगा? सर कंडक्टर का भी 1 होगा क्या? जरा सोच के बताना, क्योंकि कंडक्टर्स में तो मॉलिक्यूल्स होंगे। बट कंडक्टर्स के इनसाइड में तो कोई चार्ज नहीं है। इनसाइड पे नहीं, लेकिन सरफेस पे तो चार्ज आएंगे और वो ई इन बना लेंगे। अच्छा, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में? नेट फील्ड 0 होता है। जीरो होता है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड तो आप अप्लाई करते हैं ना, लेकिन फिर भी नेट फील्ड अंदर में क्या हो जाता है? जीरो, करेक्ट? यस सर। तो जरा ध्यान से सोचो कि के को आप ऐसा लिख सकते हैं, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट, और आप बोल रहे हो कि नेट फील्ड ही जीरो है। तो अ नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाई जीरो इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, यस और नो? यस सर। क्या होगा फिर? के कंडक्टर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम समझते हैं, ये तो हम पकड़ लिए कि डाइलेक्ट्रिक्स के साथ क्या क्या डेफिनेशंस जुड़े हुए हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो हमारे पास मान लेते हैं दो प्लेट्स हैं, और हमने उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, एंड लेट्स से इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, प्लेट एरिया है कैपिटल ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। तो सबसे पहले ये प्लस क्यू और इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ एक एक्सटर्नल फील्ड बनेगा। तो अगर मैं उस एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो सिग्मा बाई टू एप्सिलन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलन नॉट, यानी क्यू बाई ए एप्सिलन नॉट होगा। इससे अग्री करते हो?
ठीक है। यस सर। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हुआ है इस प्लस और माइनस की वजह से, तो डाइलेक्ट्रिक के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो है क्यू आई, इनफैक्ट माइनस क्यू आई, और यहाँ जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो है प्लस क्यू आई। अंदर में जो नेट फील्ड बना होगा, उस नेट फील्ड को हम लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक बोल रहा हूँ क्या? कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। अच्छा, दो प्लेट्स के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, तो हम लिखेंगे दैट इज नेट फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। नेट फील्ड into distance between the plates is nothing but potential difference between the two plates. Yes or no? यस सर। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें। क्या ये Q इक्वल टू सी टाइम्स V के फॉर्म में चला गया है? Q इक्वल टू सी वी, यानी यस सर। कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका मतलब है कि अगर पूरे कैपेसिटर के एरिया को एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस उतना ही रहता है कि के टाइम्स हो जाता है। पहले कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, अब आप देखो वो के टाइम्स बढ़ गया है। कैन वी से दैट? यस सर। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक के से पूरे स्पेस बिटवीन द प्लेट्स को भर देंगे, तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ई इंड्यूस्ड लिखता, ई इंड्यूस्ड, तो आप शायद देख सकते थे क्यू आई एक फील्ड क्रिएट करता, माइनस क्यू आई भी एक फील्ड क्रिएट करता, तो उसको लिख पाता, दोनों एक ही डायरेक्शन में करता तो ऐड होता। अच्छा, एक चीज और, इस पार्ट को एक बार फॉलो करिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, तो हमारे को अब इन की जगह मैं लिख सकता हूँ, तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाएगा। पहले मैं उसको नोट डाउन कर देता हूँ।
और ई इन को लिख लेते हैं क्यू इंड्यूस्ड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई एक्सटर्नल को लिख लेते हैं क्यू ऑन द प्लेट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, 1 - 1/k। So Q induced is Q on the plate, 1 - 1/K। इन दो पे खास ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ गया कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक से पूरे कैपेसिटर एरिया को फिल कर देंगे तो हमारा कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको यूज करते हैं एक क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एंड देन वी डिस्कस।
अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सी सी इक्विवेलेंट कितना है? इस पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट इन दी करंट सिचुएशन? 6/5। 6/5। परफेक्ट। इसका मतलब है चार्ज कितना सर्किट के बैटरी के क्रॉस फ्लो किया होगा? 12। 12। तो इसका मतलब है कि अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है। चलिए ठीक है। उसके बाद अपन इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर पुट कर दे आफ्टर, फाइनली जब डाइलेक्ट्रिक पुट हो जाएगा, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, तो आपने के इक्वल टू 3 का डाइलेक्ट्रिक डाला है तो कैपेसिटेंस इतना ही रहेगा कि 3 टाइम्स बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 × 3 हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। तो उस समय फिर सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बता दीजिए मुझे। अगर ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, ये 3 माइक्रोफैराड हो गया, तो फिर सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा वो बता दो। 18/5। थोड़ा ध्यान से, ये 6 है तो सीरीज में है 1/6 प्लस 1/3 इज 1/c। दोनों जन डाइलेक्ट्रिक में नहीं जा रहा। ओ, ओके सर, एक मिनट। हाँ, एक में है। सी फाइनल वाला 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफैराड। परफेक्ट। तो फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर होना चाहिए 2 × 10 20 माइक्रोकूलम्स, करेक्ट? यस सर। अपने पास पहले से 12 माइक्रोकूलम्स है और हमको बढ़ के 20 माइक्रोकूलम होना है, मतलब बैटरी के थ्रू कितना फ्लो करके आना चाहिए? 8। पहले से 12। 8। परफेक्ट। दैट इज द आंसर वी वर लुकिंग फॉर। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं इनसे। ये दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।
सर फर्स्ट का आंसर 2 है क्या? परफेक्ट। नहीं, फर्स्ट का आंसर एक बार चेक करेंगे। और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आंसर 3 होगा कि फर्स्ट का। परफेक्ट। क्योंकि अगर आप फर्स्ट को देखेंगे, जस्ट लेट्स क्विकली गो थ्रू द वर्क अराउंड। पहले कुछ कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो 50 माइक्रो कूलम्स का चार्ज होल्ड किया हुआ, मतलब सीवी जो है वो 50 माइक्रो कूलम्स है। अब जब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक एंटर करा दिया के का, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज होके हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी। तो वो जो चार्ज होल्ड करेगा वो होगा के इंटू सी इंटू वी। और हमसे बोला गया है कि 100 और मूव किया है, इसका मतलब पहले से 50 माइनस 50 था, 100 और मूव किया है, मतलब ये बन गया 150 माइनस 150, यानी ये वाला वैल्यू है इक्वल टू 150। अब अगर हम रेशियो ले लेंगे, इसका मतलब है ये हो जाएगा डी। परफेक्ट। लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ 2।
सर सेकंड का आंसर 8 है क्या? सेकंड का आंसर ए। परफेक्ट। इसको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते कुछ। देखिए, पहले एक कैपेसिटर है, उसका प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रो फैराड का। अब क्या किया गया कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया और बीच के एरिया को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया। दैट इज अननोन के। तो अब जो मेरा नया कैपेसिटेंस होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई न्यू डिस्टेंस विच इज 2 टाइम्स ऑफ डी। और के डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो के टाइम्स ऑफ दैट। सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। ठीक है। और वो सी न्यू का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 40। अच्छा, के टाइम्स बाई 2 को हटा लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा 8। परफेक्ट। तो ये तो तब हो गया जब आप पूरे कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देंगे। लेट्स से हम इस तरह का सिचुएशन से डील करते हैं। लेट्स से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, जिसका थिकनेस है टी, ये टोटल डिस्टेंस है डी, प्लेट एरिया है ए। अब हमें पता करना है कि कैपेसिटेंस कितना है। हम यहाँ पे एक क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू मान लेते हैं। एक्सटर्नल फील्ड जो है वो हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, पहले जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं एक बार आप देख, अगर कहीं दिक्कत है तो बताओ। एक्सटर्नल फील्ड और फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक में अगर कहीं दिक्कत हो तो बताना। नहीं सर, दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स लिखने वाला हूँ। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में जब तक मैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर रहूंगा तो मैं ई नेट का यूज, ई डाइलेक्ट्रिक का यूज करूंगा, और जब मैं एयर में रहूंगा तो एक्सटर्नल ई का यूज करूंगा। तो मैं डाइलेक्ट्रिक में टी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटू टी प्लस, जब मैं बाहर में मूव कर रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस, तो मैं ई एक्सटर्नल का यूज करूंगा और वो होगा डी माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड होगा। सो ई एक्सटर्नल इंटू डी माइनस टी। ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। जितना दूर डाइलेक्ट्रिक में चले उसमें ई डाइलेक्ट्रिक, और जितना दूर वैक्यूम में चले उतना दूर ई एक्सटर्नल। तो अब मैं सबका वैल्यूज डालता हूँ।
जरा ध्यान से देखिए, तो ये Q इक्वल टू C टाइम्स V के फॉर्मेट में आ गया है क्या? Q इक्वल टू CV। यस सर। इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है अपना, वो ये हो जाएगा। अगर हमने पूरा फिल ना करके पार्ट फिल किया है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ये रिजल्ट अपने को समझ में आता है, तो शायद मैं इसको यूज करके ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि डी में से डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस को माइनस कर दो, और थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड कर दो। आपको दिख रहा है, डी में से थिकनेस को माइनस कर दो और थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे वही करने जाऊं, तो मैं इस सिस्टम के कैपेसिटेंस को लिख सकता हूँ, थिकनेस को माइनस कर दो, थिकनेस बाई K1 को ऐड कर दो, थिकनेस को माइनस कर दो, थिकनेस बाई K2 को ऐड कर दो। ऐसा करते करते थिकनेस को माइनस कर दो और थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड कर दो। अगर मैं सारे थिकनेस माइनस वाले को एक तरफ ले लूं, और सारे ऐड वाले को एक तरफ ले लूं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो, बस इस लॉजिक को बार बार इंप्लीमेंट करके यहाँ तक पहुंचा हूं। अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं इलेबोरेट करूँ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सी होगा अब सिस्टम का, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सी इक्विवेलेंट। if you have this kind of situation। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास पे इस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस पे आगे बढ़ा जाएगा।